आपकी छवि कोई दुनिया में गढ़ रहा है और लगातार उसमें नकारात्मकता को आपके ऊपर थोपने का काम कर रहा है, तो जागने का काम आपका है। सहारा किसका लिया जाता है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एंटी भारत नैरेटिव में वेस्टर्न मीडिया को साथ किसका मिल रहा है। वो साथ मिलता है हमारे यहां के उन पत्रकारों का, इंटेलेक्चुअल्स का, जिनको इसके एवज में वेस्टर्न वर्ल्ड में, वेस्टर्न सोसाइटी में अवार्ड मिलते हैं, उनको प्रतिष्ठा मिलती है, उनको पुरस्कार मिलता है, उनको कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है, उनके लिए जंकेट टूर तैयार किए जाते हैं और वो उनके लिए बड़ा टूल बनते हैं, बड़ा हथियार बनते हैं जब हम कोई पॉलिसी डिसीजन लेते हैं। आज हम सभी जिस विषय पर, जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे वह है एंटी भारत नैरेटिव्स ऑफ वेस्टर्न मीडिया। आज के जो हमारे गेस्ट्स हैं वो श्री हितेश शंकर जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं। अब मैं हितेश शंकर जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना वक्तव्य रखें। आज का जो विषय है उससे पहले युवा का मंच उससे कैसे जुड़ता है ये समझना महत्वपूर्ण है। यूथ यूनाइटेड फॉर विजन एंड एक्शन, तो आज का जो विषय है कि पश्चिमी मीडिया की जो धारणा है भारत विरोधी, वो कैसी है। अगर इसके बारे में हमारा विजन, हमारी दृष्टिकोण, हमारे समझ अगर ठीक है तो इसका इलाज क्या है वो भी हमारा सटीक इलाज हम सोच पाएंगे। इस गड़बड़ी की जड़ कहां पर है, समझने वाली बात यह है। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये ऐसा सिर्फ कहने में है, वास्तव में मीडिया निष्पक्ष होता है और वहां ऐसी गड़बड़ियां नहीं हैं। तो मैं कहूंगा कि आज यहां पर अध्ययन में भी शोध वृत्ति वाले छात्र बैठे हुए हैं जो चीजों को छान फटक भी लेते हैं, अपनी तैयारी भी करते हैं और गूगल से आगे अब चैट जीपीटी पर जाकर उसका एनालिसिस भी कर लेते हैं। ये पश्चिमी मीडिया का जो गड़बड़ी पैदा करने वाला तंत्र है, ये किस तरह से काम करता है, इसके लिए मैं आपको एक रेफरेंस देता हूं। आईआईएमसी ने एक शोध किया था, रिसर्च की थी, और अगर मैं सही हूं तो शायद अमोल पार्थ की वो रिपोर्ट थी। अमोल पार्थ ने जो शोध किया उसमें सैकड़ों खबरों का विश्लेषण किया गया और देखा गया कि खबरों के शीर्षक को कैसे सनसनीखेज बनाया गया और खबर के अंदर वो तथ्य थे ही नहीं। इसके अलावा आज खबर या समाचार ट्रैवल कैसे करता है, हम सभी के इंस्टाग्राम होंगे, हम सभी के फेसबुक होंगे, हम सभी को यूट्यूब का पता है। तो एसईओ और कीवर्ड कोई नई चीज नहीं है, कीवर्ड कैसे होते हैं। तो पश्चिमी मीडिया में जो बड़े बड़े उनके चैनल हैं, उन सब में एक बात समझ में आई कि घटनाओं की रिपोर्टिंग करते हुए लोगों को बांटने वाला और एक नकारात्मक तरीके से भारत का चित्र सामने रखने वाला एक ये कॉमन पैटर्न, साझा तरीका उस सारी खबरों में देखने में था। और जो रिपोर्ट बनाई, जिसमें विश्लेषण किया, उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, बीबीसी, इस तरह के मीडिया आउटलेट्स को स्कैन किया गया था। कॉमन कीवर्ड्स की अगर आप बात करेंगे, मैं बिल्कुल मुद्दे की बात करता हूं, तो उसमें दंगा, हिंदू मुस्लिम, गाय, मॉब लिंचिंग, हिंसा यानी वायलेंस, ये शब्द थे जो भारत से जुड़ी हुई हर खबरों में डाले गए थे। यानी दुनिया में कहीं इस तरह की चीजें सर्च होंगी तो ऊपर भारत का नाम और उन खबरों का सिलेक्टिव, चाहे घटना छोटी है या बड़ी, मगर उसके कीवर्ड्स लोगों के सामने वो तस्वीर पेश करने का काम करेंगे। ये एक छोटा सा शोध है जो बताता है कि षड्यंत्र कितना बड़ा है, क्योंकि जो मीडिया हाउसेस का मैंने नाम लिया
उनकी साझा शक्ति दुनिया में कोई कम नहीं है, वो पूरा मिलके एक प्रभाव क्षेत्र बनाते हैं। आपकी छवि कोई दुनिया में गढ़ रहा है और लगातार उसमें नकारात्मकता को आपके ऊपर थोपने का काम कर रहा है, तो जागने का काम आपका है। और वो जब हम कहते हैं कि ऐसा है, तो ऐसा होने का कारण क्या है? किसी से आपकी लड़ाई ऐसे तो नहीं होती कि आप सड़क चलते किसी से झगड़ पड़ते हैं, किसी का दिमाग खराब नहीं होता, मगर आपका वैचारिक अधिष्ठान यानी आपकी सोच, जब उसमें कुछ ऐसी विकृतियां गड़बड़ियां आ जाती हैं, तो ये सारे षड्यंत्र आगे पैदा होते हैं। मैं उन सब की बात करूंगा कि जब पश्चिम में भारत के प्रति ये द्वेष और गड़बड़ियों की बात आती है, तो उसका आधार क्या है? पहली बात तो है कि एक भेदभाव करने वाला वैचारिक फाउंडेशन, नींव जो कहते हैं, वो वेस्ट की रही है, जिससे वो पीछा नहीं छुड़ा सकता और उससे जान बचाने के लिए दूसरी तरफ ध्यान बटाता है। जैसे इसके दो पॉइंट्स हैं कि रंग भेद को वेस्ट ने सही माना था, इसलिए आपके यहां अपराध की घटनाओं में भी जाति को निकालना, और आप जाति भेद करते हैं अपने रंग भेद की कहानियों से मुंह चुराने के लिए, वो ये काम करता है। दूसरा, गुलामी और दास प्रथा जो थी, आपको हैरानी होगी कि अमेरिका के जो ज्यादातर राष्ट्रपति रहे हैं, इनके परिवारों के इतिहास में गुलामों की खरीद फरोख्त का इतिहास रहा है। इक्का दुक्का राष्ट्रपति होंगे जो इस धंधे से नहीं जुड़े हुए थे। तो यानी इंसानों की खरीद फरोख्त करना, उन पर रंग के आधार पर भेदभाव करना, ये आपका इतिहास है, इसलिए आज हम पर ये सब चीजें मढ़ने की कोशिश होते हैं। दूसरा है कि आपका जब कोई भी एक्शन होता है तो अवचेतन पर इतिहास की छाप होती है, यानी सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपका हिस्ट्री से, एक्सपीरियंस से वो ड्रिवन होता है। जो हिस्ट्री रही है, वो गोरों की एक मनोवृत्ति ये भी रही है कि हम तो राजा रहे हैं, तो हम तो राज करेंगे ही करेंगे, बाकी सब गुलाम हैं। तो गुलाम अगर बढ़ता है तो जलन और कुढ़न भी बढ़ती है, इसलिए भी ये षड्यंत्र वहां पर पनपते हैं और मीडिया में अभिव्यक्त होते हैं। दूसरी बात है कि आपने इंसानों में रंग के आधार पर भेद किया, खरीद फरोख्त की, विज्ञान को नहीं माना। आप जानते तो हैं मगर मानते नहीं हैं, क्योंकि अगर मानेंगे तो नाक कटती है, तो अपनी नाक कटे इसलिए पहले दूसरे पर कीचड़ उछालो, इसलिए भी भारत उनके निशाने पर रहता है। और पूरी दुनिया का शोषण, चाहे इंपीरियलिज्म में हो चाहे संसाधनों के अंधाधुंध दोहन है, वेस्ट को इतनी आवश्यकता नहीं थी जितनी चीजें उन्होंने इकट्ठा की हैं और जितना प्रकृति, पर्यावरण और मानवता को चोट पहुंचाई है। मगर डिबेट उस तरफ ना जाए, इसलिए जिसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं या भारत कहते हैं, उस पर उंगली हमेशा उठा के रखो। एक शेर है कि बैठे बैठे फेंक दिया है आतिशदान में क्या क्या कुछ, मौसम इतना सर्द नहीं था जितनी आग जला ली है। इतनी जरूरत नहीं थी उसे, यानी उनकी जरूरतें तो बढ़ रही हैं मगर आमदनी घट रही है, तो ये छटपटाहट भी बढ़ रही है। और ये आक्रोश किस पर निकल रहा है? भारत पर खासतौर से, क्योंकि जो कहा जा रहा है कि आने वाली सदी एशिया की है और समय भारत का है। ये चीजें दुनिया इस तरह से ना देखे, इसलिए भारत में भ्रंश रेखा जो कहते हैं, फॉल्ट लाइंस, उन दरारों को बढ़ाने के लिए मीडिया का एक सधा हुआ उपयोग होता है। कुछ उनकी जिद है जिसे हमें समझना होगा। वो 3-4 पॉइंट्स क्या हैं? एक नॉर्म बड़ा चलता है कि व्हाइट मेंस बर्डन, जो श्वेत समाज है, गोरे लोग हैं, वो मानते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि तमीज हम सिखाएंगे दुनिया को। दुनिया में झगड़ा होगा, कुछ होगा तो फैसला भी हम करेंगे। चीज में सही गलत की कसौटी क्या है, वो कसौटियां हम तय करेंगे और व्यवस्थाएं ऐसी बनाएंगे कि शीर्ष पर हम ही रहें। तो ये जो सारे नैरेटिव हैं,
ये उस पिरामिड को बनाए रखने के लिए, हमें नीचे बनाए रखने के लिए, हमें बैड लाइट में या खराब तरह से चित्रित करने पर वो उद्देश्य पूरे होते हैं, इसलिए भी मीडिया का एक ऐसा उपयोग होता है। मगर भारत के बारे में एक ऐसी बात है कि जो एक संभावनाओं का त्रिभुज बनाता है, त्रिकोण। पहली बात है भारत की जियो पॉलिटिकल भी कह सकते हैं, जियोग्राफिक स्थिति भी है कि रणनीतिक स्थिति है कि हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये इसके मुहाने पर भारत है। ये वेस्ट के बदलने से नहीं बदलेगी और ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है जहां पर आप खड़े हुए हो। आप देखिए, आप रहते कहीं भी हैं मगर आपका पिन कोड इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह ग्लोबल सिस्टम में भारत की जो स्थान है, जो जगह है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे वेस्ट बदल नहीं सकता। दूसरी, भारत की सैन्य क्षमताएं। हमने जिस तरह से अपने आप को चाक चौबंद किया है, बड़ी तटीय रेखा भी है, उत्तर में बड़े कठिन मोर्चे भी हैं, मगर भारत ने वहां पर सिर्फ मुस्तैदी ही नहीं दिखाई, अपनी क्षमता का विकास भी किया है, कैपेसिटी बिल्डिंग भी की है, न्यूक्लियर पावर भी हम हैं। तो ये भी पश्चिम की एक चिंता की बात है, मगर वो उसमें भारत का कुछ कर नहीं सकता। तीसरी चीज है, हर किसी को बाजार चाहिए होता है, हर किसी को संभावनाएं चाहिए होती हैं। हमारे पास दोनों चीजें घर में हैं, हमें दूसरे के पास लेने नहीं जाना। हमारी बड़ी संख्या बर्डन की तरह बताई जाती है, मगर वो संभावनाएं भी हैं, हर किसी को चाहिए भारत का मार्केट। तो ये जो एक त्रिकोण है, भारत को बहुत मजबूत स्थिति देता है। मैं कहूँगा कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के अगर छात्र हों तो त्रिकोण जो होता है वो सबसे मजबूत स्थिति होती है। कोई भी टावर बनता है या कोई भी चीज़ बनती है, पुल बनता है, तो ट्रायंगल्स होते हैं। भारत का ये ट्रायंगल जो है भारत को एक फॉर्मिडेबल स्थिति में रखता है। ये भी एक उस छटपटाहट का कारण है। और आज हमें इन पैटर्न्स को, इन षड्यंत्रों को, इन खबरों को पकड़ने की जरूरत है जो हमें बांटती हैं, और हमें उन लोगों से सबक लेने की बजाय जिनका खुद का इतिहास गड़बड़ रहा है, अपने क्लासरूम्स और बाकी जगह पर हमें सवाल उठाने चाहिए। और जो सवाल हैं वो इस बात से जुड़े हुए हैं कि ये गलत चीजें वेस्ट करता क्यों है। पहला तो है जो मैंने बताया कि भारत के बारे में पूर्वाग्रह, मतलब प्री कंसीव्ड नोशन के साथ किसी बात को पहले से धारणा बनाकर भारत के बारे में सोचना। दूसरा है ओरिएंटल आउटलुक। 18वीं और 19वीं शताब्दी में यह थ्योरी आई कि पश्चिम पूर्व को देखने का उसका अपना एक नजरिया है, जिसमें खुद को ऊपर रखना और अपनी स्थिति को मजबूत करने के हिसाब से एकेडमिक्स में, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में इनको नीचे दिखाने के लिए गलत धारणाएं प्रस्तुत करना, ये ओरिएंटलिज्म का आधार रहा है। बड़े बड़े विश्लेषक हुए, मगर जो ओरिएंटलिज्म की इस बीमारी से ग्रस्त हो गए, वो कितना दिक्कत पैदा करते हैं कि हमारी सोचने समझने की क्षमता छीन लेते हैं। मैं इसी क्लासरूम में बताता हूं। मिडिल ईस्ट कितने लोग जानते हैं? हम में से हाथ उठाएंगे। मिडिल ईस्ट। अब आपने जो मिडिल ईस्ट पर हाथ उठाया, अब आप इसे गूगल पर सर्च कीजिए मैप में। भारत का जो पश्चिम है वो उनका पूरब है, तो आपका तो नहीं था मिडिल ईस्ट, आपके लिए तो वो पश्चिम एशिया होना, पश्चिम का क्षेत्र होना चाहिए था। अमेरिका या वेस्ट के हिसाब से जो चीज है वो हमारी टर्मिनोलॉजी में आ गई। आर्य आक्रमण का सिद्धांत, आर्य इन्वेजन थ्योरी हम सब पढ़ते हैं। दुनिया में कोई एक देश कोई बताए कि हमारे यहां से आर्य गए थे, ये पढ़ाता हो। अगर दुनिया में कहीं से गए नहीं थे तो भारत में आए कहां से थे, यह सवाल पूछना बनता है। यह है एक पश्चिमी विचार को भारत पर क्लासरूम तक और मीडिया के माध्यम से थोपने का षड्यंत्र। ये बिल्कुल मौलिक सवाल हैं। और मैं, मीडिया की बात आती है तो दिल्ली में नोएडा का रास्ता मंडी हाउस से होकर गुजरता है। मंडी हाउस पर कॉपरनिकस रोड है। कॉपरनिकस रोड पर ही
मंडी हाउस का कार्यालय है, 2 लोगों को सर्च कीजिएगा, एक निकोलस कॉपरनिकस और दूसरा गैलीलियो। ये दोनों लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने समय में नया सिद्धांत दिया, हेलियनिक थ्योरी जो दी उन्होंने, कि पृथ्वी स्थिर नहीं रहती, ये घूमती है और सृष्टि का केंद्र पृथ्वी नहीं है, सूर्य है, सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। तो वही वेस्ट जो आज हमें बताता है कि आप कंजर्वेटिव हो, पिछड़े हो, विज्ञान की बात नहीं करते हो, ये अकल की बात करने वाले लोगों को दोनों को प्रताड़ित करने का, और अंततः उनकी मृत्यु बड़ी खराब स्थिति में हुई, कॉपरनिकस की भी, गैलीलियो की भी। चर्च ने 350 साल बाद 1992 में आके माफी मांगी है उसकी, आप में से कईयों के जन्म के समय पर। यानी अपनी गलती बहुत सदियों तक नहीं मानेंगे, आपकी गलती बताएंगे। ये जो जिद है, ये हठधर्मिता जो है, वो उस मीडिया में दिखती है, नैरेटिव्स में दिखती है, हेडलाइंस में दिखती है, चाहे वो भाषा के आधार पर भारत को बांटने की बात हो, भारत में जेंडर डिस्कोर्स को अलग तरह से रखने की बात हो, और चाहे प्रांत के आधार पर रखने की बात हो। उस देश को ये बताना जिसने इसके आधार पर कभी भेद नहीं किया। हमारे यहाँ लैंगिक विमर्श में कहा गया कि जैसे चना है, चने की दाल के 2 दाने होते हैं, ऐसे पुरुष और स्त्री होते हैं। जहां अर्धनारीश्वर की संकल्पना है, जहां पे अर्जुन वृहन्नला होता है और एक ही बार में विराट स्वरूप दिखाता है, फिर उस देश में जहां शिखंडी को भी शस्त्रों से सुसज्जित योद्धाओं के बीच में स्थान मिलता है, वहां पर ये जेंडर डिस्कोर्स की बात करना। और अभी वेस्ट की एक बात बताता हूं कि पिछले यूएस इलेक्शन में एक नारा बहुत चला था, ब्लैक लाइव्स मैटर्स, है ना, याद होगा आपको, जिसकी वजह से रिपब्लिकन्स हार गए और डेमोक्रेट अचानक आगे आ गए। एक आदमी फर्जी कूपन चला रहा था, ब्लैक था या वाइट था इस पर नहीं, मगर वो फर्जी कूपन चला रहा था, मारने वाला सफेद था, वो काला था, इसलिए पूरी दुनिया में नैरेटिव बनाया गया। अभी मैं लंदन में एक वहाँ के मीडिया के बड़े दिग्गज हैं, उनके साथ बैठा था, बात कर रहे थे हम लोग। मैंने कहा, आप लोग आंदोलन करते हैं और भारत पर उंगली उठाते हैं, उससे पहले ये नहीं सोचते कि वाई ओनली ब्लैक लाइफ मैटर्स? आप सफेद हैं, मैं ब्राउन हूं, कोई एक काला है, वाई नॉट ऑल लाइव्स इक्वली मैटर्स? ये बात आपको कभी समझ में नहीं आती है क्या? किसी एक रंग के आधार पर आप करते होंगे फर्क, हमारे यहां तो जो काला है, जो श्याम है, उसकी भी हम पूजा करते हैं। जो रविदास है, उसके पैर छूने में हम जाति नहीं देखते हैं। जो द्रौपदी है, वो स्त्री स्वातंत्र्य का एक अलग ही प्रतीक है, वो खुल के अपनी बात रखती है। आप किस तरह से हमें ज्ञान देने आए हैं, जबकि ज्ञान की बात करने वालों की हत्या करने से, उनके खून से रंगे हुए आपके हाथ हैं। उनके पास उत्तर नहीं था। इस क्लासरूम से आज मुझे लगता है, इस विमर्श से वो उत्तर निकलेगा और वेस्ट के इस षड्यंत्र के लिए हम ज्यादा सजग होंगे, ये आशा करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हितेश शंकर जी। अब मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से आग्रह करूंगा कि वो आएं और अपना वक्तव्य इस विषय पर रखें। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि वेस्टर्न मीडिया के जो बायस हैं भारत के विरुद्ध, जो उनका दुष्प्रचार है। हितेश जी ने बहुत कुछ, जिसको कहें कि फाउंडेशन उन्होंने रख दी है। आज के संदर्भ में मैं कुछ उसमें जोड़ देता हूं। लेकिन जब हम एंटी इंडिया नैरेटिव और वेस्टर्न मीडिया की बात करते हैं, तो सबसे पहले कुछ मोटी मोटी 2-4 बातें आपको जरूर ध्यान में रहनी चाहिए। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वेस्टर्न मीडिया कोई सिर्फ भारत के विरुद्ध नहीं है। वेस्टर्न मीडिया एक दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों का समूह है आज के आधुनिक विश्व में, जिनको अपने एजेंडे चलाने के लिए अलग अलग समय पर कुछ दुश्मन खोजने होते हैं। वो दुश्मन कौन होगा? जो भी वेस्ट की मोनोपोली को, वेस्ट के एकाधिकार को, वेस्ट के सशक्त होने को थोड़ा सा रोकेगा, उसके सामने एक रेजिस्टेंस के तौर पर खड़ा होगा, उसके विरुद्ध ये दुष्प्रचार होता है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि रशिया यूक्रेन युद्ध में कौन सही है कौन गलत है।
लेकिन ये तो सच है कि यूक्रेन के साथ पूरा का पूरा पश्चिमी मीडिया खड़ा हो जाता है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अलग अलग जगहों पर, जिसको मिडिल ईस्ट नाम या हम अपने लिहाज से समझें, वहां अलग अलग लड़ाइयां चल रही हैं, उसमें अमेरिका सही है या नहीं सही है, ये भी आप लोग अपने हिसाब से वो चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आए। लेकिन हर जगह आपको वेस्टर्न मीडिया का एक सेट प्रोपेगेंडा दिखेगा। कई बार वो सेट प्रोपेगेंडा भारत के ऊपर सवाल खड़ा करता है। और आज चूंकि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, कहा जा रहा है कि 2028 तक हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे और 2047 तक, जब तक भारत के स्वतंत्रता के 100 वर्ष होंगे, दुनिया में हम दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो सकते हैं। और चाइना, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अगर हम देखें तो जो रोलिंग डाउन है, डिक्लाइन है, वो अमेरिका में सबसे अधिक दिख रहा है और ये उनकी सबसे बड़ी चिंता है। इसीलिए कई बार हम लोग डिप्लोमेटिक जो मूव्स होते हैं, स्ट्रेटेजी जो होते हैं, उसमें हम समझ नहीं पाते कि आज अमेरिका की तारीफ करें, आज रशिया की तारीफ करें, किसकी तारीफ करें, हमारे किस देश से रिश्ते अच्छे हैं। लेकिन हम इन सब को छोड़कर अपने देश के मुद्दों पर तारीफ करना सीखें और अपने देश के मुद्दों को अपने नजरिए से, यानी जो भारत का नजरिया है, उसके लिहाज से बढ़ाना सीखें। अब वो मुद्दे क्या हैं, मैं उन मुद्दों की बात करूंगा। उससे पहले एक सबसे जरूरी जानकारी, कई बार हम सुनते हैं हमारे देश में अचानक कोई खड़ा होता है और कहता है कि इस देश में संसाधनों पर सबका एक का कब्जा हो रहा है, सारा कुछ कोई मीडिया गवर्न करता है। आपके मन में कभी यह सवाल आया कि दुनिया के जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉशिंगटन पोस्ट है, इकोनॉमिस्ट है, टाइम है, गार्डियन है, फॉरेन पॉलिसी है, फाइनेंशियल टाइम्स है, CNN है, BBC है, ये सब चलाता कौन है? यहां वो कहते हैं कि सबके बिजनेस इंटरेस्ट हैं। वो कहते हैं कि यहां का मीडिया इसलिए, और दुर्भाग्य से उस वाले नैरेटिव को सपोर्ट करने में हमारे देश के कुछ ऐसे लोग जो बरसों सत्ता की गोद में बैठे रहे, उन्होंने हमारे देश के मीडिया को अलग नामकरण करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि इस नामकरण के बाद ही उनको वहां पर प्रतिष्ठा या पहचान मिलनी है। आप कहते हैं कि भारत का एंटी भारत नैरेटिव चलाया जाता है वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में, लिखने वाला कौन होता है? यही दिल्ली से बैठ के तो रिपोर्ट फाइल की जाती है। और जितने लोग भारत के विरुद्ध लिखते हैं, वो सब इन अखबारों के पन्नों पर, संपादकीय पृष्ठ पर रिपोर्ट के तौर पर जगह पाते हैं। अब एक जरूरी जानकारी जिसको मैं समझता हूं सबसे ज्यादा न्यूयॉर्क टाइम्स की चर्चा होती है, तो एक पुलित्जर अवार्ड है, पत्रकारिता का सबसे बड़ा अवार्ड अमेरिका में माना जाता है। कमाल की बात यह है कि इसका सबसे बड़ा हिस्सा न्यूयॉर्क टाइम्स को चला जाता है, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स जब सोवियत संघ के साथ अमेरिका लड़ रहा होता है, तो जो पत्रकार वहां का ब्यूरो चीफ होता है, वहां से रिपोर्ट करता है, उसको पुलित्जर अवार्ड दे दिया जाता है। जब वही अखबार इराक पर हमले को, वहां पर उनकी सीमाओं का अतिक्रमण करने को, उसको जस्टिफाई करता है, उसको खड़ा कर दिया जाता है। और एक तरह से कहें कि वो सारे मुद्दे जिन पर हम सोचते हैं कि भारत पर चर्चा करते हुए हम थोड़ा सकुचाते हैं, थोड़ा सा संभलते हैं, जैसे अभी हमास का आतंकवादी हमला है, हमारे देश के लोगों को कोई मुश्किल नहीं, हमारे देश के मीडिया हाउसेस को भी कोई भ्रम नहीं हुआ। हमने एक झटके में कहा यह आतंकवादी संगठन है, यह बर्बर पाशविक काम किया है, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहां क्या हुआ? वहां उनको एक सेट नैरेटिव पर बात करनी है। हम इजराइल के हित की बात करते हैं, लेकिन उनको तब तक इजराइल का हित चाहिए जब तक उनके अपने मोनोपोली को, उनके अपने एकाधिकार को दुरुस्त करता हो। इसीलिए ना तो वहां के रंग भेद, नस्ल भेद के मुद्दे हमारे सामने आते हैं, इसीलिए ना तो वहां अलग अलग क्लब कल्चर के बारे में हमारी अपनी बातचीत हो पाती है, इसीलिए ना तो वहां कुछ समूहों के पास ही सारा का सारा मीडिया क्यों है। रूपर्ट मर्डोक के पास दुनिया के अलग अलग देशों में 120 अखबार का स्वामित्व है, 120 न्यूज़पेपर्स। आप सोचिए, जिसके पास इतनी बड़ी मोनोपोली होगी, वो कितनी आसानी से कोई नैरेटिव ड्राइव कर सकता है। और अमेजॉन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस। अब हम तो कहते हैं भाई कंपनी जो चला रहा है उसको मीडिया क्यों चलाना चाहिए। हम तो ये तक कहते हैं कि क्रॉस ओनरशिप नहीं होनी चाहिए, यानी टीवी वाला है तो उसके पास अखबार नहीं हो, अखबार के पास वो टीवी नहीं हो। लेकिन जेफ बेजोस वॉशिंगटन पोस्ट के ओनर हैं
और वॉशिंगटन पोस्ट भारत के बारे में कोई खबर लिखेगा तो वो निश्चित तौर पर यहां की नीतियों में अपने आप को कैसे बेहतर तरीके से अपनी बिजनेस पॉलिसी को आगे बढ़ाए उसके बारे में सोचेगा। वो सोचेगा जो अमेरिकी कंपनियां हैं, अमेरिकी नेतृत्व है, उसकी दुनिया भर में प्रतिष्ठा कैसे आगे बढ़े उसके बारे में सोचेगा। आप जरा सोचिए, दुनिया में राम मंदिर जैसा मूवमेंट किसी हिस्से में नहीं हुआ है। मैं अब उन 4 मुद्दों की सिर्फ बात करूंगा जो बहुत जरूरी है, इसको खोजिए, पढ़िए और इस पर लिखिए आप लोग। राम मंदिर दुनिया के किसी हिस्से में ऐसा आंदोलन नहीं हुआ जहां बहुसंख्यक समाज कानूनी लड़ाई लड़कर, सामाजिक आंदोलन कर और बरसों के बाद अपना अधिकार हासिल करता है। सेशन कोर्ट से वो मामला शुरू होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी लार्जर बेंच पे जाता है और शांतिपूर्वक वो काम हो जाता है। लेकिन उसकी रिपोर्टिंग करते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिखता है? कम्युनल मूवमेंट लिखता है। उसकी रिपोर्टिंग करते हुए लिखता है कि जो मेजॉरिटेरियन हिंदू सोसाइटी है वो एग्रेशन में आ गई है, उग्र हो गई है। कमाल की बात यह कि इसका कोई भी एक प्रमाण दुनिया के किसी हिस्से में नहीं मिलता कि कोई अपने हक की लड़ाई, अब हम इसका अगर उदाहरण लें तो अमेरिका से लेकर और इस्लामिक कंट्रीज तक जहां दूसरे, जिसको हम कहते हैं ना कि कोई गुलामी का अवशेष रहा तो वो बचा नहीं। भारत ने उस कालखंड में भी जिन चीजों का सम्मान किया उसके बावजूद हमारे राम मंदिर को लेकर वो कहते हैं कि कम्युनल है। अभी जो सबसे ताजा उदाहरण है कोविड के समय, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, ये हमसे 10 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं। लेकिन लंदन के अस्पतालों में जो लाइन लगी थी, हम लोग उस वक्त टीवी की डिबेट में हुआ करते थे, उसकी खबर छोड़कर, अमेरिका के जो वहां जहां दफनाया जाता है उसकी खबर छोड़कर, वहां लोग लाइन लगाकर अपने अपने जो परिजन हैं उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उसको छोड़कर रिपोर्ट कहां की छापी जाती है? रिपोर्ट संगम से लेकर 40 किलोमीटर तक क्यों लोग ज्यादा उनकी लाशें दिख रही हैं, कहां दफनाए जा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट की जाती है। और उसके लिए सहारा किसका लिया जाता है? यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एंटी भारत नैरेटिव में वेस्टर्न मीडिया को साथ किसका मिल रहा है? वो साथ मिलता है हमारे यहां के उन पत्रकारों को, इंटेलेक्चुअल्स का, जिनको इसके एवज में वेस्टर्न वर्ल्ड में, वेस्टर्न सोसाइटी में अवार्ड मिलते हैं, उनको प्रतिष्ठा मिलती है, उनको पुरस्कार मिलता है, उनको कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है, उनके लिए जंकेट टूर तैयार किए जाते हैं और वो उनके लिए बड़ा टूल बनते हैं, बड़ा हथियार बनते हैं जब हम कोई पॉलिसी डिसीजन लेते हैं। और कोविड के बाद दूसरा एक उदाहरण मैं आपको याद दिलाता हूं, जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा था, किसान आंदोलन करें, इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, किसान अपने अधिकार के लिए लड़ें, इस पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस देश में 1991 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, रिफॉर्म होता है, वहां पर जब एग्रीकल्चर रिफॉर्म होता है, वो भी इतने वर्षों के बाद, 7 दशक के बाद, तो उसको कहा जाता है कि ये दरअसल किसी कंपनी के हक में है। क्या किसी किसान को, और ये मैं बार बार कहता हूं, आप लोग भी जरा सोचिएगा आज इसके यहां से जाने के बाद, कि किसान तो एमएसपी पर काम करेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट काम करेगा एमआरपी पर। बताइए कौन किसका पक्षधर हुआ? वो लोग जो किसान को सरकार की कृपा और सरकार की, एक तरह से कहें कि उनके रहमो करम पर छोड़ देना चाहते हैं, लेकिन उसको न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर, सीएनएन से लेकर बीबीसी तक अलग तरीके से रिपोर्ट करते हैं। तीसरा मुद्दा, 370 की कश्मीर में समाप्ति। बीबीसी ने एक स्पेशल बुलेटिन शुरू कर दिया था, जिस बीबीसी ने अपने अलग अलग जो लैंग्वेज प्रोग्राम है उसको बंद करना शुरू कर दिया। जैसे ही 370 हटा, बीबीसी ने भारत के लिए अलग स्पेशल बुलेटिन शुरू कर दिया और प्रतिदिन के बुलेटिन में जिस जम्मू कश्मीर से कोई खबर नहीं आती थी, उनके यहां किसी एक इलाके से पत्थरबाजी की खबर मिल जाती थी। कमाल की बात यह है कि अब कश्मीर के लोग भी कहते हैं और तो और, आपको एक नाम बताता हूं, शेहला रशीद, वो भी कह रही कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं जो भारत कर रहा है, हम खुशनसीब हैं कि इस देश में हम रहते हैं। ये नाम मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये भी उस तरह के एंटी भारत प्रोपेगेंडा का, नैरेटिव का बड़ा चेहरा रही। आज वो भी करेगी नहीं, जो ये हो रहा है यही सही तरीका है। एक और मुद्दा, सीए और एनआरसी। जब भारत में कहा गया कि हम अपने नागरिकों की पहचान करेंगे, बाहर से आने वाले नागरिकों को कैसे नागरिकता दी जाए, उस पर कानून बनाएंगे। कहा गया ये तो मुस्लिमों के खिलाफ है। अमेरिका क्यों हर देश से जो मुस्लिम भाग कर शरणार्थी आ रहे हैं उनको क्यों नहीं अपने देश में घुसने दे रहा है?
इवन इस्लामिक कंट्रीज क्यों नहीं घुसने दे रही हैं, लेकिन जो वेस्टर्न वर्ल्ड है और उसका मीडिया है वो भारत को दोषी तो ठहराता है लेकिन अपने यहां की चीजों पर नहीं देखता। जाहिर है लॉ एंड ऑर्डर हो, डेमोग्राफिक चेंज हो, वो किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती होते हैं। और कमाल की बात यह है कि अमेरिका ने खुद अपने पड़ोसी देशों के साथ नागरिकता का कानून पहले ही लागू कर रखा है, लेकिन उसको हमारे यहां के नागरिकता कानून से दिक्कत है और उसको एंटी इस्लामिक बताने की कोशिश करते हैं। और एक और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जिसको लेकर मुझे लगता है कि हम लोगों को सबसे ज्यादा चर्चा करनी चाहिए, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में विशेष करके हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड ऐसे जगहों पर बहुत ज्यादा प्रचलित है, वो है कैंसल कल्चर। यानी जो हमको पसंद नहीं है उसको धीरे धीरे खारिज कर देना, उसके बारे में ऐसी चर्चा, ऐसी बातें कहना कि जिससे लगने लगे, और जिसके बारे में हितेश जी ने कहा ना कि बहुत सी चीजें ऐसे वो कहते हैं कि वो हमारे दिमाग में हिस्सा हो जाता है उसका। हम जिन चीजों को लेकर, हमारा अपना समाज जिनको लेकर बहुत पहले उनसे वो चीजें कर चुका है, उसको वो कहते हैं कि नहीं करो। एक छोटा सा उदाहरण है कि COP26 में तय हुआ, नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपने जो प्लेज किया था एनवायरमेंट के लिए वो नहीं किया, आपका अपना जो कार्बन एमिशन है वो नहीं घटाया, और हमने तो जो 2030 में अचीव करना था उसका बड़ा हिस्सा अभी ही हासिल कर लिया। सवाल यहां यह है, सोसाइटी हो, हमारे अपने इश्यूज हो, हमारा रिलीजन हो, हमारे अपने जो मुद्दे हैं, या फिर जो दुनिया के मुद्दे हैं एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज, इस पर हम सबसे ज्यादा जिम्मेदार देश के तौर पर उभरते हैं। लेकिन चूंकि उनकी अपनी मुश्किलें हैं, अपनी जिसको हम कहते हैं ना कि अंदर का अपराध बोध है, उसकी वजह से उसको भारत पर थोपने की कोशिश करते हैं। ये पांचों मुद्दे मैंने इसलिए बताए कि इन मुद्दों पर सर्च कीजिए। आप लोगों के बीच बात करते हुए मेरा भाषण देने का कोई इरादा नहीं है, न तो उस मूड में मैं हूं, मैं सिर्फ इसीलिए बातें सिर्फ बता रहा हूं। इन पांचों मुद्दों पर भारत का पक्ष, पश्चिमी मीडिया कैसे व्यवहार कर रहा है, उसको नोट करना शुरू कीजिए, उस पर लिखना शुरू कीजिए, और संभव हो तो आप में से जितने लोग हो सके ना, वो छोटा छोटा वीडियो बना के भी डालना शुरू कीजिए। दुनिया बोलने वाले मीडियम की तरफ जा रही है, सबसे ज्यादा वही सब देखा जा रहा है। अपनी पहचान हर जगह मजबूत होनी चाहिए, कोई फ्रंट खाली नहीं छोड़ना है, वरना ऐसे ही होगा कि एक समय ट्रेडिशनल मीडिया में उन्होंने सब कुछ कर लिया था, इस वाले नए वाले मीडिया में भी वो कर लेंगे। हम उम्मीद करते हैं इस बार का युवा इस बार ये होने नहीं देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मेरा सवाल ये होगा सर कि भारत ही क्यों, एंटी भारत नैरेटिव्स जो वेस्टर्न मीडिया चला रही है, उसमें भारत को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? भारत निशाना क्यों, इसका सबसे सरल संक्षिप्त उत्तर है कि मैदान में और है कौन। जब हम कहते हैं कि विश्व व्यवस्थाएं एक तरफ केंद्रित हो रही हैं, पहले यूरोप आया, फिर अमेरिका आया, अब एशिया की बारी है, तो एशिया में अगर भारत नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान की बात करेंगे, या जो पश्चिम एशिया है वहां पर तुर्की की बात करेंगे, या जिन जमीनों में तेल अब सूखने लगा है और 11 साल में तेल खत्म हो जाएगा और वो तेल की बजाय रियल एस्टेट की तरफ जाकर बुर्ज खलीफा और डिज्नीलैंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो खुद अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं वो नहीं, जो समस्याओं का समाधान दे रहे हैं, और दुनिया में उन समस्याओं का समाधान इतने चमत्कारिक ढंग से दे रहे हैं कि जितना कभी किसी ने सोचा नहीं था। अमेरिका में 1200 रुपये एक वैक्सीन के लिए गए, दुनिया का सबसे धनी देश जो कोविड के समय बुरी तरह से थर्रा गया था, पूरी दुनिया की हालत खराब थी, मगर अपने नागरिकों की रक्षा के लिए पैसे वसूले जा सकते हैं क्या उन देशों में जहां सोशल सिक्योरिटी सबसे मजबूत बताई जाती है। दूसरी तरफ भारत है, अपने अलावा 100 से ज़्यादा देशों की मदद करना। तो जिसमें क्षमता है, जिसमें कैपेसिटी है, नज़रें उसी पर रहते हैं, इसीलिए भारत निशाना है। नज़र का टीका सुंदर बच्चे को ही लगाया जाता है। तो सर मतलब ये कह सकते हैं कि भारत चूंकि इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसीलिए वेस्टर्न मीडिया जो है वो सीधा निशाना भारत को बना रही है। हर्षवर्धन जी, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी पिछले कुछ समय से जो सबसे ज़्यादा चर्चा होती है वो इकोनॉमी की होती है, और मुझे लगता है कि वो जो 70-80 की दशक की फिल्म का कोई गाना है ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो अगर दुनिया में जो ताकतवर देश होगा वही तय करेगा, ये पक्की बात है, इसमें कोई भ्रम नहीं है।
और ये भ्रम हमारे भीतर किसने ला दिया था? एक तथाकथित सोशलिज्म ने, तथाकथित एक, मैं स्पष्ट तौर पर कहूं तो नेहरूवियन पॉलिसी ने, कि हमारा देश वो देने के लायक कभी हो ही नहीं सकता। जिस देश में देने की ही परंपरा रही हो, जिस देश में अपना सबसे बाद सोचने की परंपरा रही हो, उसको कहा गया कि नहीं ये तो सिर्फ लेगा, कभी किसी से गेहूं लेगा, कभी किसी से तेल लेगा, कभी किसी से दवा लेगा, कभी किसी से सैनिक मदद लेगा। और इसी तरह से हमारे देश के आत्म, जो कहते हैं ना कि सम्मान, हमारा स्वाभिमान है, उसको लगातार कुचला गया। हमारे देश की सरकारों ने इस फ्रंट पर कोई काम ही नहीं किया। दूसरा, इस फ्रंट पर भी नहीं काम किया कि अगर हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े बाजार हैं, अभी तो सबसे पहले हो गए हैं, उसके बावजूद हमारी सारी चीज दूसरी जगह से क्यों आए? अब आप लोग तो नौजवान हैं, सबसे सामान्य सी बात है कि अगर आपको रोज घर से निकलना है और सिर्फ पैसे देकर कुछ खरीदना है, आपके पास कोई पैसे, मतलब कुछ खरीद के आपसे पैसे देने वाला नहीं है, तो क्या आपके घर की व्यवस्था चल सकती है? नहीं चल सकती है। भारत ने अपने आप को एक बेहतर ऐसी व्यवस्था के तौर पर डेवलप नहीं किया, और आज हम लोग कहते हैं कि चाइना के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेड इंबैलेंस क्यों है? वो ट्रेड इंबैलेंस इसीलिए है कि हमने सब कुछ उस दौर में छोड़ दिया जब 80 के दशक में चीन ने कहा, जो कम्युनिस्ट कंट्री थी, जिसका कैपिटलिस्ट से सबसे सीधा विरोध था, हमारी तो एक व्यवस्था है, हम तो ये कहते रहे, उस चीन ने कैपिटलिज्म को स्वीकार किया और अमेरिका ने उनके साथ एक गठजोड़ उसके बावजूद किया कि 1989 में थियानमेन चौक पर 10,000 से ज्यादा छात्रों को कुचल कर मार दिया गया। उसके बावजूद सारी अमेरिकी कंपनियां चीन के अलग अलग हिस्सों में हेडक्वार्टर्ड हो जाती हैं और अपना सबसे बड़ा बिजनेस लेकर जाती हैं, डिक्टेटरशिप होने के बावजूद लेकर जाती हैं। यही वेस्टर्न मीडिया जो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता है, लेकिन चूंकि उनकी अपनी इकोनॉमी उससे फ्लरिश कर रही थी, उनको ज्यादा लाभ मिल रहा था, तो उस पर वो बात नहीं करते। आज थोड़ा सा उल्टा हुआ, आज हम सबसे बड़े बाजार तो हैं ही, हम उसके साथ ये कह रहे हैं कि हम सेल्फ रिलायंट होंगे, आत्मनिर्भर होंगे, जो मूल है किसी भी व्यक्ति के, समाज के, राष्ट्र के उन्नयन का, और हमने वो तय करके करना शुरू कर दिया। अब पिछले कुछ दिनों की घटनाएं, जो वैक्सीन का एक जिक्र अभी हितेश जी ने किया, आप सोचिए कि जिस समय हमारे देश में कुछ नेता, कुछ एनजीओ, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग वो सरकार और वैज्ञानिकों पर सवाल खड़ा कर रहे थे, उस वक्त हम दुनिया के 80 देशों को वैक्सीन मैत्री के तहत वैक्सीन पहुंचा रहे थे। उस वक्त ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं कि ये तो जैसे हनुमान जी संजीवनी लेकर आते हैं, कुछ उस तरह से भारत से नरेंद्र मोदी ने हमारे लिए संजीवनी भेज दी है। जब दुनिया में इस तरह की आवाजें आती हैं तो वो उन ताकतों को परेशान करता है, इसलिए निशाने पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अगला प्रश्न है हितेश शंकर जी से, कि हम देखते हैं कि विदेशी मीडिया और अधिकांश विदेशी संस्थाएं जो होती हैं, वो फर्जी इंडेक्स रैंकिंग के माध्यम से हमारे देश को बार बार नीचा दिखाने का प्रयास करती है। जैसे अभी कल ही की रिपोर्ट है वेल्थ हंगर हेल्थ की, भारत 125 देशों में भुखमरी में 111वें स्थान पर था। ये 2020 में 54वें स्थान पे था और 2022 में 107वें स्थान पर था। तो हम ये देख सकते हैं कि लगातार भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो इसके पीछे आखिर उनकी जो मंशा है वो तो साफ दिखाई दे रही है, परंतु इसमें इनका साथ कौन कौन देते हैं और इनकी मूल मंशा क्या होती है? आपने बहुत सही रिपोर्ट का हवाला दिया। मैं पहले उस रिपोर्ट की ही बात करता हूं कि हम रिपोर्ट की जब चर्चा करते हैं तब शायद कुछ घटनाओं को भूल जाते हैं। अभी ऐसी ही रिपोर्ट थी जो अफगानिस्तान को भारत से ऊपर दिखा रही थी, और अफगानिस्तान की जो स्थिति है अभी पल में तोला पल में माशा, उसकी भी झलक दिखा देता हूं। पिछले शनिवार इजराइल पर हमला हुआ, उसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने कहा कि जॉर्डन और सीरिया हमें रास्ता दें तो हम सीधा धावा बोलेंगे, लड़ेंगे हम। अगले दिन भूकंप आ गया, 3000 लोग मर गए। फिर अगले दिन अफगानिस्तान में तालिबान का बयान आ गया कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, शांति से चलना चाहिए, हम कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे। तो ये है अफगानिस्तान जिसे भारत से ऊपर दिखाया जाता है। दूसरी बात यह है कि हंगर इंडेक्स तैयार करने वालों की कसौटी कैसे गड़बड़ है उसे समझना हो
तो एक खाली आंकड़े पर परख लीजिए कि कोविड के बाद और अभी तक कितने करोड़ लोगों को हर महीने का अनाज, तेल और अन्य जरूरत की चीजें भारत ने दी हैं। बाहर के जिन राज्यों से तुलना करते हैं आपको पता चलेगा। अभी मैं और हर्षवर्धन जी बात कर रहे थे कि नोएडा से जब दिल्ली आते हैं इतने में कई देश निपट जाते हैं। जब आप यूरोप में जाते हैं तो कई देश हमारे राज्यों जितने हैं और कई शायद हमारे एक पिन कोड जितने हैं। तो उन देशों से आप हमारी तुलना करेंगे, इतने सारे लोगों के लिए जो फूड प्रोग्राम चलाता है, जो अपने बच्चों के लिए दोपहर में मिड डे मील की व्यवस्था करता है, उसके अलावा बाकी जगह पर भी खाद्यान्न सहायता योजनाएं चलाता है। यानी कि कसौटी जो हम कहते हैं ना, तराजू में ही गड़बड़ है, तो वो तराजू की गड़बड़ है। दूसरा, जिन लोगों ने अपने अलावा अन्य मान्यताओं को माना ही नहीं, कुचल के मार दो, जला के मार दो और क्रूसीफाई करो, ये सारी चीजें मत के आधार पर हुई, उनकी मान्यताओं के आधार पर हुई। वो इसी तरह से रिलीजियस फ्रीडम का भी एक इंडेक्स जारी करते हैं, जिनके लिए रिलीजन अपने अलावा और कुछ है ही नहीं, बाकी सबको शैतानी मानते हैं। भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ तो नास्तिक जो कहे गए, चारवाक जिसने कहा, यहाँ एक धारणा तो यह है कि पिता का ऋण पुत्र चुकाता है, और उन्होंने कहा कि जितना जीना है तब तक जियो और कर्ज लेके भी घी पियो। बिल्कुल अलग विचार दिया, मगर हमने उन्हें भी महर्षि की उपाधि दी, उनका भी सम्मान किया। विविधता को ऐसे पालने वाला। हमें रिलीजियस फ्रीडम आप बताओगे, हमें हंगर इंडेक्स आप बताओगे। एक व्यक्ति के जो उदाहरण यहाँ पर मिलते हैं, एक भूखे शेर को खाना खिलाने के लिए, कबूतर की या गाय की जान बचाने के लिए राजा दिलीप का जो बलिदान है, बाकी और कहानी आज भी आपको मिल जाएंगी। बिश्नोई संप्रदाय में आपको राजस्थान में ये कहानियां मिल जाएंगी। अपने से पहले दूसरे की जरूरत, दूसरे का पेट जो देखने वाला देश है, उसका हंगर इंडेक्स कोई पश्चिम में बैठ के तय नहीं करेगा। नहीं, इसमें एक ज़रूरी बात जोड़ता हूँ। यूनाइटेड नेशंस का एक डेटा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मतलब अलग अलग पैमाने तय किए गए हैं, उस पर गरीबी कितनी घटी। भारत में 13.5 करोड़ से लोग एमडीपी से उस पैमाने पर बाहर हो गए। इसका मतलब ये कि उनके पास बिजली आ गई, उनके बच्चे पढ़ने लगे, उनके यहाँ स्वास्थ्य की दिक्कत नहीं, उनकी छत पक्की है, पानी उनके यहाँ साफ आ रहा है, उनके दरवाजे तक पहुँच गया। महिला गर्भवती हुई तो उसको पोषक आहार मिल रहे हैं, उसके बच्चे को भी आहार मिल रहा है। अब ये वो पैमाने हैं जिस पर अगर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में 13.5 करोड़ लोग पिछले 9 साल में ऊपर आ गए तो भूखमरी के शिकार कैसे हो सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, ये जब हम कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम खाना खिला रहे हैं, तो मैं तो उसको कहता हूं कि प्योर पॉलिटिकल स्कीम है। मोदी जी और बीजेपी को पता है कि इससे लाभ हो रहा है। सच बात यह है कि अब 80 करोड़ लोगों को राशन की जरूरत नहीं, लेकिन यह सच है कि उनको दूसरी जगहों पर महंगाई में मदद मिलती है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, 2013 में महंगाई बढ़ी तो प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, सी रंगराजन उसके चेयरमैन हुआ करते थे। 13 या 12 का साल रहा होगा। और उस वक्त क्या कहा गया चूंकि लोग अच्छा खाने लगे हैं इसलिए महंगाई बढ़ गई। अब ये सारे स्टेटमेंट एक साथ तो सही नहीं हो सकते। हमारे आसपास जरा देखिए, पहले हर घर गांव में और शहर में भी कितने लोगों के यहां सब्जी, दाल, चावल, सारी चीजें एक साथ थाली में होती थी, और आज किसके यहां नहीं है वो जरा आप देख के आइए। आज किसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ने नहीं जा रहा है, जरा वो देख के आइए। मुझे लगता है कि ये जो इंडेक्स बनते हैं, इन इंडेक्स के पीछे कहीं ना कहीं एक मानसिकता है, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स को सारे पुलित्जर अवार्ड दे देना 125-150 से ज्यादा, जैसे भारत विरोधी लिखने वाले को कोई मैग्सेसे या कोई और अवार्ड दे देना, जैसे भारत विरोध करने वाले को दुनिया के अलग अलग मंचों पर स्थान दे देना, जैसे अरुंधति रॉय को विदेश में सम्मान दिला देना। मुझे लगता है ये सब समानार्थी हैं, एक जैसा है जब आप इसको ये देखेंगे। वरना श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जहां लोगों को राशन भारत से जा रहा है, राशन भारत से जा रहा है। अफगानिस्तान को हमने गेहूं चावल भेजा, श्रीलंका को गेहूं चावल और इंडियन ऑयल वहां पेट्रोल भेज रहा है। हमें बताएगा कोई हम भुखमरी के शिकार हैं? हमें कोई बताएगा हम हंगर इंडेक्स में नीचे हैं? ये फ्रॉड डेटा है जो सिर्फ और सिर्फ जो हमने पहले बात की, एंटी इंडिया, एंटी भारत नैरेटिव को एस्टेब्लिश करने की कोशिश होती है।
तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारे भारत के जो लोग हैं उनको विदेशों में अवार्ड्स का झांसा देकर करके उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये तभी तैयार हो सकते हैं जब आपने, जैसा कि आपने बताया कि जब तक यहाँ के लोग साथ न दें तो ये तो संभव ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ झांसा देकर के हमारा फायदा उठाया जा रहा है। एक लाइन सिर्फ, क्या चाइनीज लिंक वाले लोग पकड़े नहीं गए, जेल नहीं जा रहे हैं? ये क्या मतलब, ये कोई अब कोई रहस्य है क्या? अब तो ऐसे लोग जेल जा रहे हैं ना, पकड़े जा रहे हैं ना। और क्या ये कोई नहीं जानता है कि यूसी न्यूज और यूसी वेब आया था तो वो भारत के पत्रकारों को पैसे देकर अपने पक्ष में लिखवाता था, भारत के खिलाफ लिखवाता था। कीवर्ड वहां ब्लॉक थे, बाकायदा चैनलों ने रिपोर्टिंग की है, उसकी खबर निकाली है कि वो आया ही इसीलिए था कि भारत को के नैरेटिव को ध्वस्त करना। जो अभी बात की यूसी ब्राउजर की, मैं बात करूंगा। यूसी ब्राउजर का आना, भारतीय पत्रकारों को खास तरह से प्रशिक्षित करना, खबरें लिखवाना मगर कीवर्ड के लेवल पर उनको छांट देना, खबरें अपने तरीके से प्लेस करना, ये पूरा खेल था। या न्यूज क्लिक की अगर आप बात करें, सादगी की बहुत सारी कहानियां थीं, मगर 20 करोड़ रुपए कहाँ से आए? कहा जाता था कि वहाँ तो अपना कप भी खुद धोना पड़ता है, बहुत सादगी से सब कुछ चलता है। मगर एक 9वीं पास इलेक्ट्रीशियन कैसे करोड़ों रुपए कमा रहा था, ये तो कागजों पे लिखा हुआ है। आपने खबरों में ये बात नहीं बताई तो बात अलग है, कागज तो पक्के हैं और कागज दिखाने पड़ेंगे, जो लोग कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर कि ये जो वेस्टर्न मीडिया है ये अपना विदेशी प्रोपेगेंडा चलाते हैं, परंतु इनकी वजह से भारत और पश्चिमी दुनिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल आपकी सदिच्छाओं का गुलदस्ता नहीं है, उसमें आपकी आवश्यकताएं भी हैं। जैसे यूरोप इस समय बड़ा भयानक आर्थिक संकट झेल रहा है, और पिछला आप सीरिया से जो आव्रजन की लोगों के जो अप्रवासन की स्थिति देखें, तुर्की वगैरह जब संकट हुआ, जैस्मिन रेवोल्यूशन, उसके बाद में तो यूरोप के सामने अस्तित्व का संकट है। आपने अभी ब्रेग्जिट में से एग्जिट देखा, इंग्लैंड आगे निकल गया, तो उनके लिए तो अपने अस्तित्व की लड़ाई चल रही है। इसी तरह से जो पश्चिम एशिया है, वहां पर तेल के सोते सूख गए हैं, उनके लिए भी अपने अस्तित्व की लड़ाई है। चीन के लिए लड़ाई ये है कि उसका सीपैक वाला जो पूरा सपना था वो टूट गया है। 25,000 किलोमीटर का रास्ता बना के माल भेजेंगे, रास्ता बीच में ही रुक गया है, टूट गया है, जो माल जा रहा था कारवां ठिठक गया है। इसलिए जो पीछे बड़ी बड़ी भीमकाय कंपनियां चल रही थी, उनका माल कहां जाएगा, कैसे बिकेगा, और भारत बीच में मार्केट नहीं रहेगा, इसलिए चीन भी डगमगा रहा है। तो बाकी सबका फ्रस्ट्रेशन एक जगह निकले तो उसका सहज निशाना भारत है, क्योंकि आशंकाएं, भारत के लिए संभावनाएं और उन सब के लिए आशंकाएं यहां से पैदा हो रही हैं, इसलिए ये सारा है। हर्षवर्धन जी। देखिए, उस पर प्रभाव ये पड़ता है कि जब हमारी शक्ति बनी रहती है ना, तो अमेरिकी राष्ट्रपति और उसकी पत्नी वो अलग से स्वागत सत्कार करते हैं। तो शक्ति बनाए रखिए। दूसरा, जो दुनिया का इक्विलिब्रियम है, जो संतुलन है, उसमें भारत की पोजीशन यूनिक इस वजह से हो गई, हम सिर्फ मार्केट नहीं है, हम आज की तारीख में दुनिया की हर कंपनी को ड्राइव कर रहे हैं। दुनिया की जितनी बड़ी कंपनी है, उसके सीईओ की पोजीशन पर, उसके सीटीओ की पोजीशन पर, उसके सीईओ की पोजीशन पर वो कोई न कोई भारतीय बैठा हुआ है। और अब तो लोग ये भी कहने लगे हैं कि भैया अब मुश्किल है, अब तो पता चला कि देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी वो भारतीय होने लगे, और उन्हीं पर भरोसा है। इंग्लैंड के लोगों ने 3 बार रिजेक्ट किया और उनको लगा कि कोई गोरा आएगा, कोई अंग्रेज आएगा, वही चलाएगा, लेकिन उनको समझ में नहीं आया और अंत में वो ऋषि सुनक के अलावा किसी विकल्प पर टिक नहीं पाए। तो मुझे लगता है कि दुनिया में अगर हम देखेंगे तो भारत का जो कूटनीतिक रिश्ता है, और हम लोगों को भी थोड़ा और प्रशिक्षित होने की जरूरत है। हम जैसे एक किसी मुद्दे पर कहें कि भारत सरकार ने ये क्यों नहीं किया, तो ऐसा नहीं होता कि हम किसी एक मुद्दे पर अमेरिका से बिगाड़ कर लेंगे, एक पे रशिया से बिगाड़ कर लेंगे, एक पे चाइना से युद्ध छेड़ देंगे, एक पे पाकिस्तान से छेड़ देंगे। हम अपनी जरूरत के लिहाज से अपनी शक्ति बढ़ाएंगे, जहां लगेगा वहां किसी दूसरे को कमतर करना है, उस पर जिस भी तरह का हमला करना है, आर्थिक होगा, सैन्य होगा, वो भी करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ऐप्स पर बैन भी लगाएंगे, अमेरिका के ऊपर टैरिफ भी लगाएंगे,
जिससे चाहेंगे उसके साथ एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, जब तय करेंगे तो आरसीईपी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन ये हम अपनी शर्तों के लिहाज से करेंगे। हमारे देश का हित कहां ठीक है और ये दुनिया जानती है। शायद यही वजह है रशिया यूक्रेन युद्ध के समय में हम रशिया से तेल ले रहे थे। अभी दुनिया के इस्लामिक देशों की इस मुश्किल के बीच में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज भारत के खिलाफ बोलने से बचती है, और इन्हीं सब के बीच में यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट मेंबरशिप के लिए, और तो और छोड़िए, तुर्की भी कह रहा है कि अब भारत का हिस्सा बनता है। यह दुनिया में हमारी ताकत है। जो बाइडेन कहते हैं, व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, ये यूएन के जनरल सेक्रेटरी आते हैं वो कहते हैं, लेकिन टर्की भी कह रहा है कि भारत का हिस्सा है। जो बात यूएनजीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहकर आए कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म की जरूरत है, ये नीड ऑफ द आवर है, ये होनी चाहिए, ये हमारी शक्ति बताता है और इसी से संतुलन तय होगा। हेलो सर, मैं उत्कर्ष रामलाल आनंद कॉलेज से जर्नलिस्ट का स्टूडेंट हूँ। सर, आपने कहा कि जो वेस्टर्न मीडिया का जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, तो मान लेते कि हम लोग स्टूडेंट हैं तो सीख सकते हैं, मतलब आप समझाए तो समझ सकते हैं, पर वो लोग जो आजकल तो ज़्यादातर सोशल मीडिया से फैलाया जा रहा है, तो वो लोग कैसे समझेंगे? जो अनइलिटरेट है वो भी तो देखते हैं सोशल मीडिया, तो उनका तो माइंड वॉश हो रहा है, तो उनको हम कैसे अथी कर सकते हैं? देखिए, एक तो पहली बात ये कि भारत में अब कोई निरक्षर नहीं है, और दूसरा ये जो मैंने अभी जब मैं बोल रहा था तो मैंने कहा कि बोलने वाले मीडियम पर जरा अपने प्रेजेंस बढ़ाइए। बोलने जो सुनना है आपको, उसके लिए साक्षर होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी अपनी बोली, आपकी अपनी भाषा में वो कोई बोल रहा है तो उसके लिए साक्षर होने की आवश्यकता नहीं, वो तो आप अपने घर में सब सीखते हैं। सवाल ये है कि क्या उन टूल्स का आप बेहतर उपयोग कर रहे हैं? आप दिन में कितनी खबरें फैक्ट चेक करके सही सही बढ़ाते हैं, या जो कुछ आया उसको आंख मूंद के आगे बढ़ा दिया? और आप अगर अपना काम जिम्मेदारी से करेंगे, हर कोई थोड़ी ना पत्रकारिता करेगा, ठीक है, भले कितना भी सिटीजन जर्नलिज्म हो जाए, भले कितना भी कहे कि कोई हर कोई कर सकता है, लेकिन कुछ लोगों की ये जिम्मेदारी है। कुछ लोग अगर पत्रकारिता का काम कर रहे हैं, कुछ लोग दूसरे ऐसे काम कर रहे हैं जिनको हम कहते हैं ये अवेयर सिटीजन है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो कम जानकार हैं उन तक सही जानकारी पहुंचाएं, और वो टूल आपके पास भी, आप भी इस्तेमाल कीजिए। एक चीज और बताता हूं, इसमें सारी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। हर व्यक्ति जो जहां खड़ा है अपने जीवन में उसकी जिम्मेदारियां कुछ और भी हैं। जैसे एक घटना होती है, घटना से अनुभव बनता है, अनुभव से स्मृति बनती है, स्मृति से धारणा बनती है, उसके हिसाब से व्यवहार बनता है। मीडिया के मामले में भी यही सीढ़ियां चलेंगी। और जो खबरें आती हैं, गड़बड़ आती हैं, आप देखिए कि 5 साल पहले आपको गुड मॉर्निंग के बहुत सारे मैसेज आते थे, अब लोगों को पता चल गया कि लोग पसंद नहीं करते हैं तो नाहक नहीं भेजते हैं बहुत सारे लोग। पहले मैसेज आते थे कि ये मैसेज 10 लोगों को फॉरवर्ड करो, अब वो मैसेज नहीं आते हैं क्योंकि लोगों को पता चल गया कि मैं भेजता हूं और बाकी लोग खिल्ली भी उड़ाते हैं। टेक्नोलॉजी का एक स्वभाव है कि वो पर्कुलेट करती है, रिसती है, नीचे जाती है। तो आपने जिस व्यक्ति की बात की, वो केले वाला, वो ठेले वाला, वो जो बाजार में खड़ा हुआ है, जब उसके पास मोबाइल आया तो उसने इसका बर्ताव भी सीख लिया है। क्यूआर कोड कैसे स्कैन कराना है, स्कैन कराने के बाद बीप मुझे सुन लेनी है, नहीं तो मेरे पैसे कट जाएंगे। इसी तरह से डेटा कितना खर्च हो रहा है, उसके पैसे लगते हैं, किस समय डेटा बंद कर। ये डिजिटल लिटरेसी भी साथ साथ आ रही है, और ये समझ खबर के मामले में भी लोगों की बढ़ा रही है। सब लोगों की समझ पुख्ता हो रही है। आप ये समझें कि आप सबके पहरेदार और खबरदार करने वाले हैं, ऐसा नहीं। हर व्यक्ति अपने अनुभव से सीख रहा है, गड़बड़ियों से व्यक्ति सीखता है, तभी आगे बढ़ता है। मेरा नाम अंकुश कुमार है और मैं माइक्रोबायोलॉजी का छात्र रामलाल आनंद कॉलेज से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि वेस्टर्न मीडिया भारत के विरुद्ध है या भारतीयता के? जो भारतीयता का भाव है युवा के अंदर, कहीं ना कहीं वेस्टर्न मीडिया इस भारतीयता के भाव को ख़त्म कर रहा है। तो आखिर वेस्टर्न मीडिया इन दोनों में से किसके विरुद्ध है? आपने जो बात कही, भारत केवल भूगोल का नाम नहीं है। भारत और भारतीयता इसलिए है क्योंकि हम अपने पुरखों की लीक पर चलते हैं। उनका नॉलेज सिस्टम है, उनकी मान्यताएं और उनकी परंपराओं की सबसे बड़ी बात क्या है
कि वो दूसरों को एलिमिनेट नहीं करते, दूसरों को खारिज नहीं करते और उस पे से अपना रास्ता नहीं बनाते। इसे हमने सबसे बड़ा इसका उदाहरण देखा दो चीजों में। कोविड से पहले योग का पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार होना, आरोग्य की बात, स्वास्थ्य की बात भारत सबके लिए कर सकता है। दूसरा, कोविड में या उसके बाद में जो G20 हुआ उसमें हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात की। ये वसुधैव कुटुंबकम की बात मैनेजमेंट में जो मार्शल मैक्लुहान ग्लोबल विलेज की बात करता है उससे अलग है, क्योंकि यहां पर खाली आर्थिक हितों की बात नहीं है। हम परिवार की तरह सबको देख सकते हैं क्या? इस सृष्टि को ऐसा अपने पालक के तौर पर देख सकते हैं क्या? जल, अग्नि, आकाश, ये जो हमने तत्व देखे उसमें जीवन देखा और सब में कहा कि अंतर नहीं है, सब जुड़ के चलेंगे तो चल सकते हैं, टकराहट होगी तो दिक्कत होगी। आपका सवाल इसलिए बहुत वैलिड है कि मैं जब बात अपनी रख रहा था तो उसमें मैंने रखा था जो आपकी आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन है वेस्ट के साथ या सीमेटिक थॉट के साथ, जो मानते हैं कि मेरे अलावा सब गलत, उनकी बात ही शुरू होती है मेरी किताब के अलावा सब गलत, मेरे अलावा सब गलत, और मेरा जो प्रतीक है उसके अलावा सब गलत। भारत की बात यहां से अलग है। मैं ही नहीं तुम भी, हम ये बात करते हैं। ये भी और ही के विकल्प के बीच की लड़ाई है। इसलिए भारत या हिंदू की बजाय ये भारतीयता का जो विचार है, जो वैश्विक विचार है, उसके सामने सिर्फ अपने को सही साबित करने की जो जिद है उसकी लड़ाई है। सर, मेरा क्वेश्चन जो है मीडिया से रिलेटेड है। एक कि जैसे देखा जाता है कि एंटी इंडिया और एंटी हिंदू एक तरह से हम कह सकते हैं कि जब नुपुर शर्मा का कोई बयान आता है तो वो बयान एक उसके अगेंस्ट में आता है, क्योंकि उससे पहले बयान दिया गया था और उसके विरोध में बोला गया। लेकिन जब मीडिया का देखा जाए तो हाईलाइट हुआ तो नुपुर शर्मा का बयान हाईलाइट बहुत ही मास लेवल पे हो गया, लेकिन जो हमारे अगेंस्ट बोला गया वो बिल्कुल शांत हो गया। इसी तरह अभी रिसेंटली में तमिलनाडु के एक मुख्यमंत्री के पुत्र ने हिंदू धर्म के प्रति बहुत ही अपशब्द बोले, परंतु उस पर जो है देखा जा रहा है कि उस पर 2 से 3 दिन बहस चला, डिबेट हुआ, उसके बाद मामला बिल्कुल शांत हो गया। लेकिन यही अगर किसी धर्म विशेष के प्रति बोला जाता तो ये एक तरह से पूरा विश्वव्यापी हो जाता, ये आंदोलन होता, बहुत सारे सब कुछ होता। लेकिन हम इसमें यही आपसे प्रश्न है कि इसमें हम कहाँ पीछे रह रहे हैं, ये हमारा क्या कमी है कि हम उस बयान को, किसी एक शब्द को तो बहुत, जब उस धर्म विशेष के अगेंस्ट जाता है तो वो बहुत व्यापी हो जाता है, लेकिन हमारे अगेंस्ट आता है तो वो शांत हो जाते हैं, बिल्कुल एक तरह से चुपचाप, और 2 से 3 दिन में डिबेट खत्म हो जाता है। कितने लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं जिनको पता है कि किसके बयान पर नुपुर ने रिएक्ट किया था, प्रतिक्रिया दी थी? हाथ उठाइए, फिर बताइए। बताइए, किसी को नहीं पता? आपने पूछा ना हम कहां पीछे रह जाते हैं, यहीं पीछे रह जाते हैं। उस व्यक्ति का नाम है तस्लीम रहमानी। और इतने लोग, आप सब, इतना बड़ा विमर्श कार्यक्रम है उसमें हिस्सेदार हैं, आपको पता ही नहीं है कि हाल के दिनों की सबसे कम्युनल जो एक तरह से कहें कि चर्चा हुई, जिसकी वजह से लोगों की जान चली गई, कन्हैयालाल दर्जी से लेकर उदयपुर में उमेश कोले तक को मार दिया गया, उसका नाम आपको नहीं पता है। हम आप अपनी चीजों को लेकर चैतन्य नहीं है, जागृत नहीं। उसके अलावा हम सारी चीजें उम्मीद करते हैं कि सरकार करेगी, जबकि मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि जिस प्रशिक्षण से हम लोग आते हैं, जिस राष्ट्रवादी राष्ट्रीय विमर्श की बात करते हैं, उसमें तो सरकार की भूमिका बड़ी छोटी होती है। सरकार की भूमिका, कोई भी सरकार में होगा, वो किस तरह से काम करेगा हम उसको तय कराएंगे। हम उस सोसाइटी, उस समाज के में सबसे, जिसको हम कहते हैं कि जागरूक नेता, उसके तौर पर हम रहेंगे। तो यहां एक कमी है। दूसरा, ये मैं नहीं मानता हूं, आपने कहा कि बस बहस होके खत्म हो गया। स्टालिन के बेटे ए राजा प्रियांक खरगे, इतनी बहस हुई और इतनी लानतें भेजी गई हैं, आज पूरा देश जानता है कि ये सनातन विरोधी लोग हैं, इन्होंने सनातन के लिए ये बात कही थी। लेकिन हम में से कोई नहीं चाहेगा कि सनातन इस्लाम की तरह व्यवहार करने लगे, कोई नहीं चाहेगा। हम तलवारों के बल पर अपना विचार, अपना व्यवहार आगे बढ़ाने वाले लोग न हैं, न कभी होंगे। हम विचार का जवाब विचार से देंगे,
हमारे मूल में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तौर पर हम जवाब देंगे। और ऐसे लोगों को हम ये तो नहीं कहेंगे कि मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन हां वो रहेंगे वैसे ही, उनको कोई याद नहीं करेगा, समाप्ति कर देंगे। लेकिन हम लोगों को तो याद करना पड़ेगा ना कि किसने कब क्या कहा, चैतन्य होना पड़ेगा।